नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश डाका। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी टीचिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। तो अपना बिंदु है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या, सिलेबस एंड करिकुलम। तो सिलेबस एंड करिकुलम की बात करते हैं। सिलेबस क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यचर्या क्या होती है। तो केवल विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत पाठ्य सहगामी गतिविधियों को सम्मिलित कर दिया जाए तो इसे पाठ्यचर्या की संज्ञा दी जाती है। केवल विषय वस्तु से संबंधित बातें की जाए तो उसे पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर भाषण, निबंध, प्रतियोगिता, वाद विवाद, मेहंदी, नृत्य, संगीत, खेल कूद इत्यादि को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ कौन कौन सी होती है, तो ये भाषण, निबंध, प्रतियोगिता, वाद विवाद, मेहंदी, नृत्य, संगीत, ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है। अब बात करें पाठ्यचर्या क्या होता है, पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है। तो पाठ्यचर्या का मतलब हिंदी में दो भागों में बांटा गया, पाठ्य और चर्या। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य और चर्या का मतलब होता है नियम पूर्वक अनुसरण। क्या? नियम पूर्वक अनुसरण। अब पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। ये करिकुलम लैटिन भाषा के कयूररे से मिलकर बना होता है। और कयूररे का मतलब होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। ठीक है, आगे चलते हैं कि जिस प्रकार एक धावक निश्चित दूरी को निश्चित समय में दौड़ करके पूरी करता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी भी निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पढ़ करके पूर्ण करता है। अब बात करें पाठ्यक्रम का स्वरूप, तो पाठ्यक्रम दो प्रकार का होता है, एक तो प्राचीन काल और एक वर्तमान काल या आधुनिक काल के आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में पाठ्यक्रम का स्वरूप द्विमुखी प्रक्रिया होता था। द्विमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दो चीज़ें सम्मिलित थी और ये जो पाठ्यक्रम था वह शिक्षक केंद्रित था। ये बात किसने बताई, यानी कि प्राचीन काल के बारे में किसने बताया, जॉन एडम्स ने ये बात बताई थी। अब बात करते हैं वर्तमान काल या आधुनिक काल की। तो सबसे पहले आपने यहाँ ध्यान दीजिए कि प्राचीन काल में द्विमुखी प्रक्रिया थी, शिक्षक और विद्यार्थी थे और शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम था और जॉन एडम्स से बात करती है। जबकि आधुनिक काल या वर्तमान काल में क्या होगा, द्विमुखी की जगह त्रिमुखी प्रक्रिया हो जाएगी। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम शामिल होगा और ये बाल केंद्रित होगी। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का जो प्राचीन काल स्वरूप है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षक केंद्रित है। अब आगे चलते हैं, वर्तमान काल या आधुनिक काल की बात करते हैं। तो वर्तमान काल में त्रिमुखी प्रक्रिया है। प्राचीन काल में द्विमुखी प्रक्रिया थी, ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। यहाँ शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं। और प्राचीन काल में केवल शिक्षक और विद्यार्थी था, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, पाठ्यक्रम जोड़ दिया। तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई और ये बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। वर्तमान काल में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, जबकि प्राचीन काल में कौन सा था, शिक्षक केंद्रित। तो जॉन डीवी, रायबर्न और ब्लूम वर्तमान काल के बारे में, त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। अब कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। परिभाषा सबसे पहले अपनी है कनिंघम की। तो कनिंघम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कलाकार शब्द। जिस परिभाषा में कलाकार शब्द आ जाए आप कनिंघम कर देना, सही हो जाएगा। यहाँ पर कलाकार कौन है, कलाकार किसको बताया गया है, शिक्षक को। भाई बच्चों को सिखाता है तो कौन सिखाता है, शिक्षक सिखाता है। तो कलाकार कौन हो गया, शिक्षक। साधन या माध्यम क्या हो गया, शिक्षक क्या सिखा रहा है, किसके द्वारा सिखा रहा है, तो वो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों को सिखा रहा है। अब चित्रशाला क्या है, चित्रशाला क्या हो गई, विद्यालय। विद्यालय को क्या कहा गया है, चित्रशाला। अब बात करें सामग्री की, तो सामग्री कौन हो गई, विद्यार्थी। और आदर्श का मतलब हो गया उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुदालियर आयोग की।
मुदालियर आयोग 1952-53 या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी अपन कहे तो सही होगा। तो मुदालियर आयोग संपूर्ण पाठ्यक्रम मृत है। संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या है? मृत है, जब तक कि अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षण विधियाँ ना हो। तो मुदालियर आयोग क्या कहते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम मृत है, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं है जब तक अच्छे शिक्षक और अच्छी शिक्षण विधियाँ ना हो। आगे चलते हैं। श्रीमती कोचर, जिस प्रकार एक सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक है। श्रीमती कोचर क्या कहती है कि जिस प्रकार सैनिक को हथियार चलाने का ज्ञान आवश्यक होता है, उसी प्रकार शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। तो दो चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? सैनिक और हथियार। सैनिक और हथियार याद रखना है, या मर्द शब्द याद रखना है, मुदालियर आयोग याद रह जाएगा। कनिंघम में कलाकार शब्द याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और रॉबर्ट यूलिस की बात करते हैं। रॉबर्ट यूलिस क्या कहते हैं कि शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शैक्षिक परिस्थितियों के अंतर्गत जो कर्मिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। अब पाठ्यचर्या के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। जहाँ पर ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्ष एक साथ आ जाए तो किसकी परिभाषा हो जाएगी? ये रॉबर्ट यूलिस की। किससे संबंधित हो जाएगी? पाठ्यक्रम से संबंधित परिभाषा हो जाएगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोबेल की। तो प्रोबेल क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या को संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान व अनुभव का सार समझा जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षण फॉर्मूला क्या होता है? पाठ्यक्रम शिक्षण फॉर्मूला कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक तो 3H फॉर्मूला होता है, एक 4H फॉर्मूला होता है। तो 3H फॉर्मूले की सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो 3H फॉर्मूले में क्या होता है कि 3H फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना आपको पेस्टोलॉजी ने दिया था। 3H फॉर्मूला किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने। और पेस्टोलॉजी का एक सहयोगी था ब्लूम, BS ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम इसका पूरा नाम है। तो 3H फॉर्मूला पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया। पेस्टोलॉजी का सहयोगी कौन था? BS ब्लूम। अब 3H क्या है? 3H का मतलब क्या है? तो इसमें प्रथम जो H है उसका मतलब होता है हेड, HEAD, हेड। हेड से क्या हो जाएगा? ज्ञान, यानी मस्तिष्क से हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब सेकंड H हो गया HEART, हर्ट। हर्ट यानी हृदय। हृदय से भावनाएं व्यक्त करते हैं हम, तो हर्ट यानी भावनाएं हो गई। फिर थर्ड H का मतलब होता है हैंड, हाथ। हाथ से हम क्या करते हैं? कोई भी काम करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ज्ञान, भावनाएं और क्रिया, हेड, हर्ट, हैंड। तो 3H हो गए ये। अब एक है 4H। तो 4H का फॉर्मूला किसने दिया? याद रखना आपको, गांधी जी ने। तो गांधी जी ने क्या बताया है कि 3H में जो फॉर्मूले थे, 3H फॉर्मूले में हेड, हर्ट, हैंड, ये तीन तो कॉमन है, सेम है। जबकि जो चौथा H है, 4th H, इसका मतलब क्या बताया गांधी जी ने? गांधी जी ने बताया है कि HEALTH, हेल्थ। हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो 4H की अवधारणा किसने दी? गांधी जी ने। और 4H में क्या बताया है? स्वास्थ्य को बताया है। किसने बताया है? गांधी जी ने बताया। तो ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में क्या होता है? एक तो लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। बात करें लक्ष्य। अब लक्ष्य को उद्देश्य में किसने तोड़ा और लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है उसमें अंतर की बात करते हैं। तो लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य बड़ा होता है, जबकि उद्देश्य क्या होता है? छोटा। लक्ष्य क्या होता है? बड़ा होता है, और उद्देश्य क्या होता है? छोटा। लक्ष्य 1 या 2 हो सकते हैं, लक्ष्य 1 या 2 हो सकते हैं, जबकि उद्देश्य की संख्या 2 से क्या हो सकती है? अधिक। 2 से अधिक हो सकती है। जैसे मान लो आपको ग्रेड 3rd, ग्रेड 2nd में सफलता हासिल करनी है। मान लो 2nd ग्रेड में सफलता हासिल करनी है, तो लक्ष्य तो आपका ये हो गया। उद्देश्य हो गया कि आपको
फर्स्ट पेपर के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सेकंड पेपर के लिए भी आपके संबंधित सब्जेक्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो ये अलग अलग आपके उद्देश्य हो गए। आपको कोचिंग करनी पड़ सकती है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ सकती है, आपको मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, ओल्ड पेपर इन सब से गुजरना पड़ेगा। तो ये आपके अलग अलग उद्देश्य हो गए। तो उद्देश्य तो हो गए ज़्यादा, लक्ष्य हो गया कम। तो लक्ष्य 1 या 2 हो सकते हैं, जैसे ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की आप तैयारी कर रही हो। तो अब आगे चलते हैं। लक्ष्य 1 या 2 हो सकते हैं, जबकि उद्देश्य की संख्या 2 से अधिक हो सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में समय अधिक, जबकि उद्देश्य प्राप्ति में समय कम लगता है। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप 2-4 घंटे में किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करोगे सेकंड ग्रेड आप तैयारी करते करते आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो उद्देश्य से लक्ष्य में हमेशा ही ज़्यादा समय लगता है। आगे चलते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति दार्शनिक होती है, जबकि उद्देश्य की प्राप्ति क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। बात करते हैं लक्ष्य और उद्देश्य की। तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को उद्देश्य में किसने तोड़ा, लक्ष्य को उद्देश्य में तोड़ा डॉक्टर बीएस ब्लूम ने। बीएस ब्लूम का पूरा नाम है डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है किसने, डॉक्टर बीएस ब्लूम ने उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, भावनात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक या मनोशारीरिक उद्देश्य। तो 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए, ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक कह सकते हैं, भावनात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक या मनोशारीरिक उद्देश्य। इनका उद्देश्य क्या है, ये किसने दिया, ज्ञानात्मक उद्देश्य किसने दिया, डॉक्टर बीएस ब्लूम ने दिया है। भावनात्मक उद्देश्य किसने दिया है, क्रेतवाल ने दिया है। और मनोशारीरिक उद्देश्य सिम्पसन ने दिया है। डॉक्टर बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य 1956 में दिया है, क्रेतवाल ने 1964 में दिया है और ये 1969 में दिया है। अब बात करें ज्ञानात्मक के एग्जाम्पल क्या होंगे, तर्क, वाद विवाद, व्याख्या, विश्लेषण, ये सब ज्ञानात्मक में हो गए। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप तर्क कर सकते हो, वाद विवाद कर सकते हो और किसी भी बिंदु की या टॉपिक की व्याख्या कर सकते हो, आप विश्लेषण कर सकते हो। आप में भावनात्मक उद्देश्य हैं तो आप संवेग, भावनाएं, रस, भाव इत्यादि को समझ सकते हो। आगे चलते क्रियात्मक या मनोशारीरिक के अंतर्गत क्या होता है, अगर आपके हाथ पैर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आप तैराकी कर सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। तो ये सारे के सारे सिम्पसन ने बताए थे और क्रियात्मक उद्देश्य हैं। क्रियात्मक जैसे हाथ पैर से अपने शरीर से शारीरिक रूप से की जाने वाली क्रियाओं के एग्जाम्पल है ये। आगे चलते हैं, बात करते हैं NCERT लेसन प्लान की। तो लेसन प्लान के 6 उद्देश्य जोड़े गए हैं। लेसन प्लान में कितने उद्देश्य जोड़े गए हैं, 6 शिक्षण उद्देश्य जोड़े हैं। कौन कौन से हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान की। तो ज्ञान 2 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्रत्यय स्मरण, एक प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यय स्मरण में क्या होता है, पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान की पहचान होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान या पहचान, इसके अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान, चिन्ह, संकेत, सूत्र इत्यादि का प्रयोग सम्मिलित किया जाता है, प्रत्यय स्मरण कहलाता है। प्रत्याभिज्ञान के अंदर क्या होता है, विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, यानी इसके अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित सिद्धांत, क्रियाविधि, व्याख्या आधार संपूर्ण ज्ञान आता है। बात करते हैं अवबोध की। तो अवबोध के अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत विद्यार्थी दो विषय वस्तुओं के मध्य तुलना करेगा, अंतर कर लेगा, वर्गीकरण करेगा तथा सहज संबंध स्थापित करेगा। तो ये अवबोध हो गया। ज्ञानोपयोग में क्या होता है, इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करेगा। जो भी ज्ञान पहले अर्जित किए हैं उसका उपयोग दैनिक जीवन में करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ITI पास जो युवक है वो घरेलू बिजली के उपकरण ठीक कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसने पहले ज्ञान अर्जित किया है। तो ज्ञानोपयोग, ज्ञान का उपयोग उसने अपने घर पर उपकरण ठीक करके कर लिया। आगे चलते हैं, कौशल की बात करते हैं। तो कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी क्या करेगा, सुंदर चित्र बना सकता है, चार्ट बना सकता है, मॉडल बना सकता है, नक्शे व सारणियाँ बना लेना। तो ये सब कौशल के अंतर्गत आता है। अभिरुचि की बात करें तो इसके अंतर्गत विद्यार्थी विषय में रुचि लेगा, जिज्ञासु होगा। जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखना।
जिज्ञासु बनेगा, प्रश्न पूछेगा, स्व अध्ययन करेगा, अन्य विद्यार्थियों की सहायता भी करेगा। तो ये हो गई अभिरुचि। बात करते हैं अभिवृत्ति की। तो अभिवृत्ति या दृष्टिकोण अपन कहें तो बात एक ही है। अभिवृत्ति में क्या होता है, इसके अंतर्गत विद्यार्थी में विषय वस्तु से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। यानी वो समझने लग जाएगा कि कोई विषय सरल है या जटिल है, उसके बारे में उसकी धारणा बन जाएगी। जैसे अंग्रेजी के प्रति किसी की धारणा बन गई कि इंग्लिश हार्ड है, तो इंग्लिश हार्ड है तो उसके लिए हार्ड ही रहेगी। उसको लगेगा कि गणित सरल है तो गणित सरल ही लगेगी, जबकि वो ऐसी धारणा एक विद्यार्थी को नहीं बनानी चाहिए। जबकि अभिवृत्ति में होता क्या वास्तव में, या तो पॉजिटिव धारणा बना लेता है या नेगेटिव धारणा बना लेगा। ठीक है, इस टॉपिक में इस वीडियो में अपन इतनी ही बात करेंगे। यहाँ पर यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों।